आज हम पढ़ेंगे एक वायरस जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब जैसे कि बैक्टीरिया इसके नाम में है बैक्टीरिया, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं है, ये है वायरस। ठीक है, इसके नाम में बैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि ये जो है वो ओनली सिर्फ और सिर्फ किसको इन्फेक्ट करता है? सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। यानी कि वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो ओनली इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज। अच्छा, दूसरा कि इसका यूज क्या है, ये करता क्या है? मेनली नेचर के अंदर के ये क्या करता है? ये क्या करता है कि ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो है वो जीनोम ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे कि इसके अंदर कोई डीएनए आरएनए है तो उसको ये ट्रांसफ़र कर सकता है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज है। यानी कि ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। यानी कि अगर ट्रांसडक्शन की बात करें तो आपको दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए क्या? बैक्टीरियोफेज। ट्रांसडक्शन कौन करेगा? तो बैक्टीरियोफेज करेगा। होता क्या है? तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो जीनोम का ट्रांसफ़र है, जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफ़र है, उसको हम क्या बोल देंगे? ट्रांसडक्शन। तो उसमें लिखेंगे ट्रांसमिटेड द जेनेटिक मटेरियल बाई कौन सी प्रोसेस है? ट्रांसडक्शन। अगर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है वो भी किसकी हेल्प से? बैक्टीरियोफेज की हेल्प से, तो उसको बोल देंगे ट्रांसडक्शन। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जैसे ये बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज है। अब ये जो बैक्टीरियोफेज है ये किसी बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, ये एक मान लो कोई बैक्टीरिया है, इसके ऊपर अटैक कर रहा है ये वाला। तो इस बैक्टीरिया के ऊपर जो है वो कुछ विशेष, कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर होंगे। अब ये जो रिसेप्टर है ये इसके खुद का जो बैक्टीरियोफेज है उसी के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। यानी इस बैक्टीरिया के ऊपर हर एक बैक्टीरियोफेज नहीं जुड़ सकता, इसको वही इन्फेक्ट करेगा जो इस रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो बैक्टीरियोफेज है वो हर बैक्टीरिया के लिए बहुत स्पेसिफिक होता है। ऐसे हर कोई किसी के साथ नहीं जुड़ सकता, किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो इसकी अगली लाइन ये है कि जो बैक्टीरियोफेज है वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज जो है वो क्या होते हैं? हाईली स्पेसिफिक। ठीक है, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट ये है, अब देखो हमने जो स्टडी करी है, जो साइंटिस्ट ने मैक्सिमम जो स्टडी करी है मोस्टली वो उन बैक्टीरियोफेज पे करी है जो कि किस पे अटैक करते हैं? जो इकोलाई पे अटैक करते हैं। ठीक है, जो इकोलाई पे अटैक करेंगे उनमें सबसे ज़्यादा स्टडी हुई है। उन बैक्टीरियोफेज को एक नाम भी दिया गया है, वो है T-even बैक्टीरियोफेज। ठीक है, T-even बैक्टीरियोफेज नाम दिया गया है। ठीक, अब इनका नाम कैसे लिखा गया है? इवन का मतलब वही है जो आप सोच रहे हैं, ओड इवन वाला इवन है। इसका नाम भी ऐसे है जैसे कि T2 है ना, T4, T6, यानी कि सब में इवन आ रहा है, इसीलिए इनको बोलते हैं T-even बैक्टीरियोफेज। और ये स्पेसिफिकली इकोलाई पे अटैक करेंगे। ठीक है, तो एक ये है, तो इसमें है बैक्टीरियोफेज दैट इन्फेक्ट इकोलाई कॉल्ड, इनको हमने क्या बोला है? इनको हमने बोला है T-even बैक्टीरियोफेज या T-even फेज हमने इनको बोल दिया। ठीक है, इनके नाम में जैसे कि क्या है, इनको T2, T4 और T6 इस तरीके से इनका नाम है। तो वो बैक्टीरियोफेज जो कि इकोलाई को इन्फेक्ट करेंगे उनको हमने क्या बोल दिया? T-even फेज बोल दिया। जैसे कि T2, T4, T6 ये हो गया। अब मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा स्टडी किस पे हुई है? T-even फेज पे। तो इनकी मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें, मॉर्फोलॉजी ऑफ T-even फेज, T-even फेज की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो वो होता है टेडपोल शेप्ड। ठीक है, टेडपोल आप जानते हैं
टेडपोल होता है मेंढक का लार्वा। अब टेडपोल में क्या होगा, एक टेल होगी और एक हेड होगा, वैसे इसमें भी टेल और हेड होगी, ठीक है। तो एक तो होगा इसमें क्या, हेड, और एक होगी टेल। अब हेड किसका बना होता है, जो हेड होता है वो शेप में होगा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल शेप का होगा। और ये किसका बना होता है, ये एक्चुअली जो हेड हमें दिखता है इसका जो हेक्सागोनल होता है इस तरीके का, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो होता है कैप्सिड, ठीक है। तो ये कैप्सिड है, और कैप्सिड के अंदर क्या होगा, कैप्सिड के अंदर क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, कैप्सिड के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। तो ये होगी हेड की बात। और टेल की अगर बात करें तो टेल के अंदर जो है वो एक टेल बनी होती है दो चीज़ों की, एक तो होलो कोर कंपोज्ड ऑफ होलो कोर एंड, और एक क्या होती है, होलो कोर के साथ होता है एक टर्मिनल बेस प्लेट। अब ये टर्मिनल बेस प्लेट जो है ये काम की होती है, वो क्या काम है कि वो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो टी इवन फेज है इसकी मॉर्फोलॉजी में क्या हमने देखा, एक हेड होगा और एक टेल होगी। हेड के अंदर मैंने आपको बताया कि हेक्सागोनल शेप का कैप्सिड होगा जिसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा, और टेल के अंदर क्या मिलेगा अपने को, मेनली जो टर्मिनल बेस प्लेट जो है वो टेल के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। ये होगी इसकी मॉर्फोलॉजी। अभी इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये है बैक्टीरियोफेज। अब देखो मैंने आपको बताया दुनिया का कोई भी वायरस हो उसके अंदर दो चीज़ें तो मिलेगी ही मिलेगी, एक तो क्या मिलेगा, अपना कैप्सिड मिलेगा, और एक मिलेगा न्यूक्लिक एसिड। ये दो चीज़ें तो पक्का मिलेगी, कंपलसरी है ये चीज़ें। अब इसमें भी देखो ये हेड है, ये पूरा हेड है जो हेक्सागोनल शेप में आपको दिख रहा है, ये हेड है, ठीक है। इसके अंदर ये बाहर वाला कैप्सिड पार्ट है, और इसके अंदर ये जो है ये न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, तो वो होगा अपने पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। और नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है ये है टेल पार्ट, ठीक है। अब टेल पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया मेन तो है इसकी बेस प्लेट, मेन यही काम की होती है, और बाकी ये जो है ये है टेल फाइबर्स। अब इनके एग्जैक्ट काम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये एक शेप है किसकी, ये बैक्टीरियोफेज की ऐसी स्ट्रक्चर होती है। अभी हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल की, लाइफ साइकिल कैसे इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। अब देखो इसमें जो है वो दो टाइप का लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, ठीक है। पहला है अपना कौन सा, लाइटिक साइकिल, और दूसरा जो देखने को मिलेगा वो है कौन सा, लाइसोजेनिक साइकिल। अब दो टाइप के साइकिल जो है वो इसमें देखने को मिलेंगे बैक्टीरियोफेज में, एक लाइटिक साइकिल और दूसरा लाइसोजेनिक साइकिल। पहले बात करूंगा मैं किसकी, लाइटिक साइकिल की। अब इसमें क्या होता है कि जैसे इसने क्या किया, किसी बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक किया, ठीक है, और इस बैक्टीरियल सेल के अंदर या होस्ट सेल के अंदर अपने आप को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। और अब ये क्या करेगा, जब मल्टीप्लाई कर लेगा खुद को, उसके बाद इस बैक्टीरियल सेल को लाइज कर देगा या बैक्टीरियल सेल को रप्चर कर देगा, और रप्चर करके अपने आप को बाहर फ्री करेगा, ठीक है। यानी कि ये रप्चर करके अपने आप को बाहर निकालता है, यानी कि बैक्टीरियल सेल का लाइसिस होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइटिक साइकिल बोलते हैं। तो ये हो गया लाइटिक साइकिल। अब इसमें हम क्या लिखेंगे पॉइंट में, इंट्रासेल्युलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फेजेज, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगा। और फिर क्या होगा, लाइसिस ऑफ होस्ट सेल, और उसके बाद में क्या होगा, रिलीज द प्रोजेनी वीरियन, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि जब ये किसी बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करेगा और उसके अंदर मल्टीप्लाई करेगा और फिर क्या करेगा, सेल को लाइज कर देगा और फिर बाहर निकल जाएगा, तो इस साइकिल को बोलते हैं लाइटिक साइकिल। इसमें हमने देखा कि बैक्टीरियल सेल को डैमेज कर देता है बैक्टीरियोफेज, यानी कि बैक्टीरियल सेल के लिए घातक है, इसीलिए इसका दूसरा नाम दिया गया है क्या,
विरुलेंट साइकिल, यानी विरुलेंट का मतलब क्या होता है? विरुलेंट का मतलब क्या होता है? घातक, यानी कि बैक्टीरियल सेल के लिए घातक है, उसको रप्चर कर देगा, खत्म कर देगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लाइटिक साइकिल या विरुलेंट साइकिल। नेक्स्ट साइकिल है अपना कौन सा? लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल, इसका दूसरा नाम है टेम्परेट साइकिल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें ये क्या करेगा कि जिस भी बैक्टीरिया के अंदर ये इन्फेक्ट होगा, ठीक है, जिस भी बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करेगा, इसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया का खुद का जीनोम होगा और बैक्टीरिया का प्लाज्मिड भी हो सकता है। अब जो बैक्टीरियोफेज इसके ऊपर अटैक करेगा वो क्या करेगा कि अपने डीएनए को इसके ऊपर अटैच कर देगा, या तो अपने डीएनए को इसके मेन जीनोम के साथ अटैच कर देगा या इसकी प्लाज्मिड के साथ अटैच कर देगा। अब जैसे जैसे इसका बैक्टीरिया का मेन जीनोम और प्लाज्मिड अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे, वैसे वैसे बैक्टीरियोफेज का जीनोम भी रेप्लिकेट होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये रेप्लिकेट करता है। इस साइकिल को बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। इस साइकिल की खास बात यह है कि इसमें ये बैक्टीरियल सेल को रप्चर नहीं करता है, कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता है बैक्टीरिया को, तो इसको बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल या टेम्परेट साइकिल, इसको हम बोल सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि फेज डीएनए इधर विद द बैक्टीरियल और causing no harm to the host cell, कि होस्ट सेल को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा टू द होस्ट सेल। तो ये है अपना कौन सा? लाइसोजेनिक साइकिल। अभी हम जो है वो लाइटिक फेज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। लाइटिक साइकिल, ठीक है, लाइटिक साइकिल। अब लाइटिक साइकिल जो है उसको 5 फेज में डिवाइड किया गया, 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसको 5 स्टेज में पढ़ेंगे हम, 5 स्टेजेस। तो पहली स्टेज क्या है? तो सबसे पहली जो स्टेज है उसका नाम है एडजॉर्प्शन। अब देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एडजॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन वो होता है जैसे कि आपने बिस्किट को चाय में डुबोया तो चाय बिस्कुट के अंदर भी चली गई और सरफेस पे भी लग गई। लेकिन एडजॉर्प्शन में क्या होगा कि वो मटेरियल उसकी सरफेस के ऊपर ही रहेगा। जैसे कि कोई लोहे की चीज़ को पानी में डुबोएंगे तो वो पानी जो है लोहे की चीज़ के ऊपर रहेगा, सरफेस के ऊपर, अंदर नहीं जा पाएगा, तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन, है ना। इसी तरीके से क्या होगा, उसी तरीके से एडजॉर्प्शन का मतलब ये है कि बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर चिपक जाएगा। ये बैक्टीरिया है, इसकी सरफेस के ऊपर चिपक गया, ये बैक्टीरिया है, ये अपना बैक्टीरियोफेज है ना। तो इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। सेकेंड स्टेज इसकी है पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन में क्या करेगा? अब पेनिट्रेशन में क्या होगा कि ये होस्ट सेल जो है इसके ऊपर फेज ने अटैक किया और ये यहाँ चिपक गया। अब ये यहाँ पे एक होल करेगा, किसकी हेल्प से? बेस प्लेट जो थी, बेस प्लेट की हेल्प से यहाँ पे एक होल करेगा या पोर करेगा, और उस पोर की हेल्प से ये अपना जो जीनोम है उसको इंजेक्ट कर देगा होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, ये उसी तरीके से जिस तरीके से हम इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट को, तो ये इंजेक्ट कर देगा अपने डीएनए को, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को, अपने जीनोम को, किसके अंदर? इस होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि फेज न्यूक्लिक एसिड इंजेक्टेड इनटू बैक्टीरियल सेल, यही तो करेगा बैक्टीरियल सेल। अब जैसे ही इसके अंदर ये इंजेक्ट करेगा तो ये ऊपर का जो ये हेड और जो टेल का पार्ट है ये बाहर रह जाएगा और जीनोम इसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर पेनिट्रेशन द एम्प्टी हेड एंड टेल पार्ट remain outside of the bacterial cell। ठीक है, ये जो हेड का और जो टेल का जो बाकी बचा पार्ट है वो सेल से बाहर रह जाएगा और डीएनए जो है इसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा, और जो बाहर रह गया उसको बोल देंगे हम बैक्टीरियल सेल एज घोस्ट।
या इसको बोल देते हैं सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका स्टेप है वो है सिंथेसिस। 3 सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट। अब ये क्या करेगा कि जो फेज कंपोनेंट है, फेज में क्या क्या कंपोनेंट है, एक तो इसका मेन डीएनए है, उसको रेप्लिकेट करेगा, नए डीएनए बनाएगा, और एक कैप्सिड वाला जो पार्ट है वो बनाएगा, और एक टेल वाला पार्ट बनाएगा। ये तीनों चीज़ें जो है वो कौन सी फेज में बनाएगा, ये इस फेज में तीसरी फेज के अंदर ये बनाएगा। तो कौन सी चीज़ें बनाएगा, एक तो हेड बनाएगा, ठीक है, या कैप्सिड इसको बोल देते हैं, कैप्सिड बनाएगा, और एक टेल पार्ट बनाएगा। ठीक है, कैप्सिड बनाएगा, टेल पार्ट बनाएगा, और डीएनए जो था उसको रेप्लिकेट करेगा, तो एक डीएनए बनेगा। ये तीनों चीज़ें जो है वो इस फेज के अंदर बना लेगा। अब अगली फेज इसकी है, फोर्थ फेज जो इसकी है वो है मैच्योरेशन। अब मैच्योरेशन में क्या करेगा कि जो कंपोनेंट इसने ऊपर वाली स्टेज में बनाया है उनको ये असेंबल करके और एक कंप्लीट वायरस बन जाएगा। ठीक है, असेंबल ऑफ फेज डीएनए प्लस में क्या कर देगा, प्लस में हेड प्रोटीन, और प्लस में क्या ऐड कर देगा, टेल प्रोटीन। इन तीनों चीज़ों को जो है वो ये अटैच करके और क्या बना देगा, फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्टिव फेज पार्टिकल, और इन्फेक्टिव फेज पार्टिकल जो है वो बना लेगा। यानी इन सब चीज़ों को ये असेंबल करके और एक कंप्लीट वायरस बना देगा जिसको बोलते हैं इन्फेक्टिव फेज पार्टिकल। और ये क्या करेंगे, सेल लाइज कर जाएगी और ये बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये क्या बना लेगा, इन्फेक्टिव फेज पार्टिकल बना लेगा। और अब जो लास्ट स्टेप है वो कौन सा होगा, वो होगा लास्ट 5th स्टेप, रिलीज ऑफ प्रोजेनी फेज। जो प्रोजेनी फेज होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। कौन सी प्रोसेस से, बाई लाइसिस ऑफ सेल का लाइसिस हो जाएगा और जो प्रोजेनी है वो बाहर निकल जाएंगे। जो फेज पार्टिकल है वो क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो लाइटिक साइकिल की ये जो है वो 5 फेज हैं। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब इस बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज का जीनोम एंटर हुआ तब से लेकर और ये जो इन्फेक्टिव पार्टिकल बाहर निकलेंगे, उन दोनों के बीच का जो इंटरवल है उसको बोलते हैं इक्लिप्स फेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट पॉइंट कि एंट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड इनटू द सेल, और लास्ट में रिलीज ऑफ वायरल पार्टिकल। तो जो वायरल पार्टिकल रिलीज होंगे और जब न्यूक्लिक एसिड इसमें इंजेक्ट होगा, इस बीच का जो पीरियड है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्लिप्स फेज इसको बोलते हैं। तो एक याद रखने की बात है यह है इसको। अभी कुछ पॉइंट जो है वो लाइसोजेनिक साइकिल के देख लेते हैं, जैसे कि ये है। ठीक है, लाइसोजेनिक साइकिल। अब ये क्या बोल रहा है कि इन लाइसोजेनिक साइकिल द बैक्टीरियोफेज न्यूक्लिक एसिड बिकम्स इंसर्टेड यानी कि जुड़ गया है इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। यानी कि बैक्टीरियोफेज का जो न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है, वो जो पार्ट बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जुड़ गया है, द इंटीग्रेटेड यानी कि इंटीग्रेट हो गया है, द इंटीग्रेटेड फेज जीनोम इन दिस स्टेट इज नोन प्रोफेज। ये ऐसा बोल रहा है कि जो बैक्टीरियोफेज का जो पार्ट है जो कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो गया है, जुड़ गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेज बोलते हैं। उस डीएनए के पार्ट को या उस न्यूक्लिक एसिड को हम प्रोफेज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, द प्रोफेज बिहेव लाइक ए सेगमेंट ऑफ होस्ट क्रोमोसोम। अब जो भी वो सेगमेंट जुड़ा है,
जिसको हमने प्रोफेज नाम दिया है, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो होस्ट क्रोमोसोम का पहले से एक पार्ट हो, है ना, उस ऐसे मतलब अलग नहीं दिखता, उसके अंदर ही मर्ज हो जाता है। एंड रेप्लिकेट सिंक विद इट। अब ये जैसे जैसे वो होस्ट क्रोमोसोम रेप्लिकेट होगा वैसे वैसे प्रोफेज भी रेप्लिकेट होगा, और ये जो फिनोमिनन है इसको बोलते हैं हम क्या, लाइसोजेनी। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोजेनी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है, द बैक्टीरियम दैट कैरीज ए प्रोफेज, यानी कि वो बैक्टीरियम जिसके अंदर प्रोफेज ऐड हुआ होता है, इज नोन एज लाइसोजेनिक बैक्टीरियम। उस बैक्टीरिया को लाइसोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। द प्रोफेज कन्फर्स सर्टेन न्यू प्रॉपर्टीज। ये जो प्रोफेज ऐड हुआ था, तो बैक्टीरियोफेज का जो एक न्यूक्लिक एसिड का पार्ट जो कि बैक्टीरिया के जुर्म के साथ ऐड हुआ था, जिसको हमने प्रोफेज नाम दिया था, वो क्या करता है कि वो जो लाइसोजेनिक बैक्टीरिया उसके अंदर कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ ऐड कर देता है। वो प्रॉपर्टी जो उसके खुद के फ़ायदे की हो, है ना, कुछ ऐसे करैक्टर उसमें डेवलप कर देता है जो कि बैक्टीरियोफेज के फ़ायदे के हो, जो उसका सामान बनाए। ठीक है, दिस इज़ नोन एज लाइसोजेनिक कन्वर्जन। तो उस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, लाइसोजेनिक कन्वर्जन या फिर फेज कन्वर्जन इसको हम बोल देते हैं। नेक्स्ट ये है, बैक्टीरियोफेज दैट पैरासिटाइज ए बैक्टीरियम विदाउट लाइसिंग। हमने ये पढ़ा कि लाइसोजेनिक साइकिल में सेल लाइज नहीं होती, यानी विदाउट लाइजिंग ये सारा काम होता है। इसको हम बोलते हैं क्या, टेम्परेट फेज। टेम्परेट फेज इसको बोल देते हैं। और एक मेन काम ये है, जैसे कि इसमें कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, यानी कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया पे जो भी बैक्टीरियोफेज अटैक करेगा, वो उसमें एक्सोटोक्सिन जो प्रोडक्शन होता है उसको भी क्या कर सकता है, कंट्रोल कर लेता है। तो ये कुछ पॉइंट थे किसके, लाइसोजेनिक साइकिल के। तो ये एक छोटा सा अपना चैप्टर था क्या, बैक्टीरियोफेज, ये हमने कंप्लीट कर लिया है।